बात अब बिहार चुनाव की। बिहार में कल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक है और कल की बैठक में क्या बिहार चुनाव को लेकर फाइनल एजेंडा सेट हो पाएगा, ये सवाल है। अब देखना ये होगा कि वहां पर इस वक्त क्या हलचल है। हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार वहां पहुंचे, देखेंगे। बिहार में कांग्रेस के लिए कल खासा अहम दिन है, क्योंकि कल CWC की बैठक जो है वो पटना में होनी है, पटना के सदाकत आश्रम में, जिसका काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, वो भी यहाँ रहते थे। कांग्रेस का मुख्यालय है बिहार का सदाकत आश्रम, और यहीं पे कल पूरी की पूरी कांग्रेस की जो फौज है वो यहाँ मौजूद होगी। कल CWC की यहाँ बैठक होगी और उसकी तैयारी अभी यहाँ पर ज़ोरों शोर से की जा रही है। सदाकत आश्रम मैं आपको दिखाऊं, पहले ये जो आप मकान देख रहे हैं वो सदाकत आश्रम का पीछे का भाग है, और उसके बाद काफ़ी बड़ा मैदान भी इनके पास यहाँ मौजूद था, जिसमें अभी लगातार जो है वो तैयारी की जा रही है। राजेश राठौर जी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के मुद्दों पे कांग्रेस की तरफ से खासा मुखर रहते हैं। टीवी के पर्दों पे आप इन्हें रोज़ देखते होंगे। आप पहले तो ये समझाइए कल के कार्यक्रम क्या है और उसकी तैयारी क्या क्या है, पूरे विस्तार से बताइए। देखिए, यह आज़ादी के बाद पहली वर्किंग कमेटी यानी विस्तारित वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में हो रही है। इससे पहले 1940 में हुआ था, उससे पहले 1922 में हुआ था, उससे पहले 1912 में हुआ था। उसी क्रम में आज़ादी के बाद पहली विस्तारित बैठक यहाँ वर्किंग कमेटी को उत्सुकता तो है। हमारे नेता तो आज से ही आना प्रारंभ कर देंगे। 70% लीडर हमारे आज आ जाएंगे। राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, ये लोग कल आएंगे। इस वक्त आपको दे रहे हैं एक बड़ी खबर। बिहार में कल तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने NDTV से खास बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि सीट बंटवारे को लेकर तो बात होगी ही, बैठक से देश को संदेश जाएगा। और ये संदेश क्या होगा? सीटों के बंटवारे पर कोई दिक्कत नहीं है, जल्द ही सीटों का बंटवारा साफ हो जाएगा। गठबंधन में सम्मानजनक तरीके से बात आगे बढ़ रही है। बताइए राजेश जी, आप लोग का सीट बंटवारे का मामला सुलझा नहीं है अभी तक, कल इसमें कोई प्रगति होने की संभावना? पूरी प्रगति है। सीट शेयरिंग यदि घोषणा नहीं हो रही है तो इसका मतलब थोड़े है कि हमारी सीट शेयरिंग पेंडिंग। कितने आंकड़े पर कांग्रेस मान जाएगी? शेयरिंग पर हम अलग से आपसे बात करेंगे। कितने आंकड़े पर कांग्रेस मान जाएगी? आज का एजेंडा ये है। हम कल के एजेंडे में भी रहेंगे आपके साथ। सीट शेयरिंग में कितने आंकड़ों पर आप मान जाएंगे? देखिए, आंकड़ा की बात नहीं है, अभी ये है कि 1921 के इस धरती से अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन से हमने निर्णय लिया था। आदरणीय आपको राजेंद्र बापू और सारे नेता यहाँ फैसला लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन के नारा दिया था। आज इसी धरती से पूरा देश। अगर आपको अंतिम सवाल, अगर आपको सम्मानजनक सीट नहीं मिला तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है? सभी सम्मानजनक बातें आगे बढ़ रही है और हम बहुत तेजी से उस पर काम कर रहे हैं। तो कल वर्किंग कमेटी की बैठक में क्या बड़ी खबर निकल कर आएगी, उसकी झलक हमने आपको आज ही दिखा दी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली की रामलीला से पूनम पांडे आउट। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त आपको बड़ी खबर बताते हैं दिल्ली से, जहां पर रामलीला के मंचन से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पूनम पांडे को रामलीला से बाहर कर दिया गया है। मंदोदरी का किरदार निभाना था, लेकिन बीजेपी, VHP, हिंदू संगठनों के बढ़ते दबाव और आलोचना के बाद आखिरकार लव कुश रामलीला कमेटी ने यह फैसला किया कि पूनम पांडे अब उस किरदार का हिस्सा नहीं होंगी, रामलीला के मंचन का हिस्सा नहीं होंगी। जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला हुआ है वो ये फैसला है कि मंदोदरी को इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर उनके स्थान पर दूसरे किसी को किरदार के लिए बात की जाएगी और अगला जो भी नाम होगा उसको आपको सूचित कर देंगे। और इसी के साथ पूनम पांडे दिल्ली के लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से आयोजित रामलीला से बाहर हो गई। 4 दिनों से जारी सियासी घमासान पर विराम लग गया। जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी मांग पूरी हो गई। भारी विरोध के चलते रामलीला कमेटी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब मंदोदरी के किरदार के लिए नए कलाकार का चयन किया जाएगा। इसको लेकर लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने और क्या कुछ कहा,
आपको सुनवाते हैं। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लवकुश रामलीला कमेटी की स्क्रीनिंग कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि इस वर्ष पूनम पांडे लवकुश रामलीला कमेटी में मंदोदरी का किरदार नहीं करेंगे। क्या आपने पूनम पांडे को इन्फॉर्म कर दिया है कि आप ये रोल नहीं करने वाली हैं? ये अभी स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला अभी हुआ है, इस प्रेस वार्ता के बाद उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। दरअसल जब से मंदोदरी के किरदार के लिए पूनम पांडे का चयन हुआ, तब से विरोध के सुर लगातार उठ रहे थे। पहले तो साधु संतों ने आपत्ति जताई, फिर बीजेपी भी दो खेमे में बटी नजर आई। विरोध के सुर तेज होते जा रहे थे। जब कमेटी को लगा कि बवाल ज्यादा बढ़ सकता है, तो अपने कदम वापस खींच लिए और पूनम पांडे को मंदोदरी के रोल से बाहर कर दिया। धर्म गुरु जो हैं वो बटे हुए हैं। आधे धर्म गुरुओं ने कहा कि करें, एक कलाकार है और कलाकार को मौका मिलना चाहिए, लेकिन आधे धर्म गुरु ये कहते हैं कि रामलीला में ऐसे लोग नहीं आने चाहिए। हमारा ये मानना है कि समाज के अंदर किसी का अतीत कुछ भी रहा, अगर आज प्रभु राम के मंच के ऊपर आकर मर्यादा के अंदर रहकर अगर कोई भी कलाकार अनीति के खिलाफ रावण के भताकर और उसका रास्ता चेंज कराकर एक पॉजिटिव रोल करता है तो उसे करना चाहिए। दरअसल पूनम पांडे के रोल को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, वो है पूनम की बोल्ड इमेज। पूनम इसी को लेकर लगातार सुर्खियों में रहती है। ऐसे में सवाल उठे कि पूनम को मंदोदरी का किरदार देने से धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। कास्टिंग टीम पर चयन को लेकर निशाना साधा गया। कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। जब पूनम को लेकर लगातार विरोध हो रहे थे तो पूनम चुप रही। कल सोशल मीडिया पर सामने आई और कहा कि वो इस बार नवरात्र का उपवास रख रही हैं। पूनम ने विवाद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हिंदू संगठन उनके इस रोल को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। पूनम ने क्या कुछ कहा था, सुनवाते हैं। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं जो हमारी नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, इसमें मैं 9 दिन का फास्ट रखने का प्लान कर रही हूँ, जिसमें मेरा तन, मेरा मन और भी ज़्यादा क्लेंस रहे और मैं एक खूबसूरत सा किरदार बखूबी निभा सकूँ। लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार के बयान ने इस पूरे विवाद को शांत कर दिया है। अब देखना होगा कि मंदोदरी के रोल के लिए समिति किसका चयन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में धूमधाम से नवरात्रि मनाई जा रही है और इस बीच दिल्ली सरकार ने नवरात्रि को लेकर बड़ा फैसला किया है। फैसला ये कि धार्मिक आयोजनों में लाउड स्पीकर बजाने की समय सीमा रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे कर दी गई है। ये छूट 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। हमेशा देखती थी कि हमारे हिंदू उत्सव को दिक्कत होती थी, क्योंकि रामलीला कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती, दुर्गा पूजा कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती। जब गुजरात में डांडिया रात भर चल सकता है, जब बाकी राज्यों में इवेंट रात भर हो सकते हैं, तो दिल्ली वालों का क्या कसूर है भाई। तो इसलिए इस बार हमने इसे 12 बजे तक की परमिशन सभी रामलीलाओं को, दुर्गा पूजों को और सांस्कृतिक धार्मिक उत्सवों को दी है। ईश्वर की कृपा हम सब पे बनी रहे। राम राज्य आना चाहिए और उसके हम छोटी सी गिलहरी जैसा काम हम सबको करना चाहिए। अगले महीने बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और इस चुनाव में बीजेपी की रणनीति क्या होगी, क्यों कहा जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हमारी सहयोगी मनोज अग्रवाल ने बातचीत। कैसे हैं आप? क्योंकि अब नवरात्र की शुरुआत हो रही है और उसके साथ नए जीएसटी स्लैब की भी शुरुआत हो रही है। शिक्षा के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? मनोज्ञा जी, आपको नवरात्र की शुभेच्छा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था इस बार दीपावली की दुगनी उत्साह होगी, दशहरा से दीपावली तक दुगनी उत्साह होगी। इसको सही ठहराते हुए पिछले दिनों में जीएसटी काउंसिल ने एक अद्भुतपूर्व निर्णय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक सुधारवादी सरकार है। कंटिन्यूअस रिफॉर्म उनकी एक प्रायोरिटी का विषय है, अति प्रिय विषय है। उन्होंने 2012-13 से लोगों के सामने कहना शुरू किया था, हमें लोगों की जिंदगी से सरकार को निकालनी है, सरकार की इम्पैक्ट को कम करनी है।
इसलिए उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये केवल एक नारा नहीं था, इसको हर एक क्षेत्र में जमीन पे उतारने की उन्होंने ठोस रणनीति बनाई। लोगों को सबसे दिक्कत होती है अपने खर्चे के ऊपर, अपने आमदनी के ऊपर, उस आमदनी के हिसाब से उनको कम खर्चा करना पड़े, ये उनकी एक कोई भी सामान्य लोगों की, कोई भी नागरिकों की ये एक मन की अपेक्षा रहता है। इसी विषय को, इसी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी देश में लाया। उसकी जीएसटी के पहले क्या स्थिति था? जीएसटी के पहले अनेक राज्यों में अनेक प्रकार की टैक्स रिजिम थी, इसको सबको इकट्ठा किया गया। एक गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को एक यूनिफॉर्मिटी की ओर लेके आया गया, कई प्रकार की रिफॉर्म किया गया, कई प्रकार की सरलीकरण किया गया। उसी एक 7 साल के अनुभव हो गई। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, एक मैंने कहा कि सुधारवादी नेतृत्व, कोई विषय में अटकते नहीं है। शिक्षा पर इसका क्या क्या असर पड़ेगा? क्या किताबें महंगी हो रही हैं? बिल्कुल, इस बार तो मैं प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने शिक्षा को, विशेष करके सामान्य वर्ग की बच्चों की शिक्षा को उन्होंने बड़ा तोहफा दिया है। नोटबुक सस्ता होंगे, पेंसिल सस्ता होंगे, अन्य सस्ता के तो जीरो टैक्स पे आ गया, अन्य पाठ्य पुस्तकों का भी, अन्य पाठ्य उपक्रमों का भी दर सस्ता होने वाला है। इसकी जो हमारे देश की सामान्य वर्ग की बच्चों की पढ़ाई की खर्चा उसमें से घटने वाला है। और जब हम बात कर रहे हैं इस समय, तो आप क्योंकि बिहार के प्रभारी भी रहे हैं अपने पिछले वर्षों में, एक सवाल तो बनता है कि बिहार में ये भी चुनाव होने वाले हैं, तो नीतीश कुमार वर्तमान मुख्यमंत्री मजबूरी है या मजबूती है बीजेपी? हमारी प्रमुख स्तंभ है। पिछले 2005 से एक प्रकार, हमने 5 में भी एक बार सरकार बनाई थी, आज 25 हो गया। पिछले 15 साल में हमने निरंतर सरकार की दायित्व हमने लिया है। हमारी उस सरकार की, उस सेवा की एक प्रमुख स्तंभ है वहां के लोकप्रिय जननेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी। वो हमारे नेता है, एनडीए के वो नेता है। जब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, हमने देखा कि जेडीयू, क्या महाराष्ट्र जैसा कुछ होगा बिहार में कभी, कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी सरकार बना लेगी मजबूती से, या अलायंस के साथ? सरकार है मनोज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। एनडीए की, उसका नाम है वह एनडीए। एनडीए हमारे एक राष्ट्रीय मंच है। बिहार में हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। जीत का कितना भरोसा है? क्योंकि इस बार तो आप निश्चित मनोज्ञा जी, मैं बिहार को चप्पे चप्पे से जानता हूं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत 100%। कितनी सीट ला रहे हैं? वो तो मैं ज्योतिषी नहीं हूं। हमारी मेहनत पे काम आएगा, हमारी रणनीति पे काम आएगा। रणनीति और मेहनत दोनों अपने हाथ में है। मेहनत हमारे हाथ में, हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में है, और रणनीति तो रणनीति होती है। तो मंत्री यहां पर अपनी प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आपको बिहार की जमीन पर ले चलते हैं। दरभंगा से देखिए मनोरंजन भारती की रिपोर्ट। मैं हूं दरभंगा में, और यहाँ पर सुबह का समय है और लोग जो है सुबह चाय पी रहे हैं। यहाँ पर दरभंगा की धरती का एक आपको बता दूं कि बहुत बड़ा महत्व है। बिहार का कल्चरल कैपिटल दरभंगा को बोला जाता है। दरभंगा महाराज के वजह से यहाँ की बहुत चर्चा होती है। बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, जानते हैं कि दरभंगा का मिजाज क्या कहता है इस विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार है, मैं एनडीटीवी से आया हूँ। हमारे स्थानीय प्रतिनिधि है प्रमोद जी। प्रमोद जी, दरभंगा के बारे में 2 लाइन में बताइए, जैसे बोलता है ना कि 10 सेकंड है आपके पास। सर, दरभंगा का पहचान पहले बताया गया था कि पग पग पोखर, माछ मखान, मधुर बोली, मुस्की मुख पान। इसका हिंदी बता दें। इसका हिंदी हो गया कि सर यहाँ पग पग पर, कदम कदम पे तालाब है, और कदम कदम में तालाब है तो मछली है, उसमें मखाना है, और यहाँ के लोगों का मुंह जो है, ओठ जो है तो लाल होता है, इसलिए कि केवल पान यहाँ सब लोग खाते हैं, महिला भी खाती हैं, पुरुष भी खाते हैं। लेकिन आज का ये दिन हो गया है विकास के नाम पर, ये तीनों चीज़ हम लोग के यहाँ जो तालाबें थी, लोगों ने भर के घर बना लिया है। मछली हम लोग बंगाल का मछली खा रहे हैं, हम लोग के यहाँ मछली नहीं हो रही है क्योंकि तालाब की संख्या भी कम हो गई है। उसके बाद रहा सर आपको मखाना, तो मखाना पर भी बड़े व्यापारियों का कब्जा हो गया है। यहाँ के मखाना व्यवसाय में जो छोटे लोग लगे हैं, जो सहनी परिवार, जो मल्लाह परिवार, जिसके वोट के लिए लोग दिन भर लगा रहता है कि इसका वोट हमको मिलना चाहिए,
वो लोग उससे लुप्त होता जा रहा है मकान। राजनीतिक दृष्टि से दरभंगा बहुत सेंसिटिव है और यहाँ के छोटे से छोटे लोगों में भी, जो अनपढ़ है उसमें भी और जो पढ़े लिखे हैं वो भी, अखबार पढ़ते हुए राजनीति की बात करना, राजनीति पर अपना मंतव्य व्यक्त करना और उसमें उसके संबंध में तरह तरह की बात करना यहाँ का स्वभाव में है। नहीं, नीतीश कुमार सौगात देवा में कतौ देरी नहीं केलखिन है। पहले हम अहाँ के फरियाद अछि और थोड़े बात प्रमोद जी जे कहलन है, पग पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, सरस कला मई मिथिलेतिक। एहिठमक जे वैभव छै, एहिठमक जे लक्ष्मी छथिन, एहिठमक पूंजी विद्या छै। एहिठमक विद्या संस्कृत साहित्य ताहि लऽ कऽ मुख्य रूप से मिथिला सुपरिचित रहलै है। राजनीतिक दृष्टि से सब दिन से राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील रहलै है। बच्चा पेपर पढ़ै छै, अहाँ के न्यूज देखैया, अखन ओकरा पूछियो बच्चा से तो कहि देत 125 यूनिट बिजली फ्री भऽ गेलै, 1100 रुपया सम्मान वाला राशि आबऽ लगलै। आब लेकिन भेलैया गड़बड़ की जे राजनीति में से शुचिता के क्षरण भेलैया, आदमी के जो मौलिक अधिकार छै तकर धीरे धीरे हरण भेलैया। देखिए, मेरी दृष्टि में वोटर के कई कैटेगरी हैं, उसमें से प्रमुख 2 कैटेगरी, एक पढ़ा लिखा वोटर जो ज्ञानी है और एक निरी जो अज्ञानी है। अज्ञानी को लॉलीपॉप चाहिए और हाथों हाथ लॉलीपॉप दे दिया, अज्ञानी खुश, और एक तरफ आंधी तूफान के तरह बूथ पे आ गया, वोट दे दिया। जबकि प्रबुद्ध वर्ग भविष्य की चिंता करता है। जैसे लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन, बट ए स्टेट्समैन थिंक्स अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। सो इज द केस ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट पर्सन्स। तो अखबार में क्या विज्ञापित किया गया? मिथिला में एक कहावत है, अनकर सरवा अनकर घी, में भतनी बाप के बिगड़ल की। मतलब धन अगर दूसरे का लग रहा है तो अपना क्या जाता है। ओम इदम घृतम भगवते श्री विष्णवे नमः। तो अखबार में जो